हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आपको याद होगा कुछ समय पहले एक केस दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर किया गया था, एक याचिका दायर की गई थी जिसमें याचिकाकर्ता ने अपने एक मित्र के संबंध में एक मांग की थी कि उनका मित्र कुछ समय बाद यूरोप की यात्रा पर जाना चाहता है और उसके बाद वहां जाकर के वो यूथनेशिया लेकर के अपने प्राण देना चाहता है। उसके बाद यह मामला काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा। अभी कुछ दिनों पहले एक और खबर आई है जहां पर एक ऐसा ही मामला देखने को मिला है। तो आज के इस डिस्कशन में हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। जो टॉपिक है वह है, क्या भारत में मिलता है इच्छा मृत्यु का अधिकार। तो भारत में इच्छा मृत्यु या फिर यूथनेशिया वाली स्थितियां किस तरह से देखी जाती हैं, कौन कौन से प्रमुख मामले रहे जो इस तरह के मुद्दों को एड्रेस करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या अपनी प्रतिक्रिया दी है या फिर क्या निर्णय दिए हैं, जिसके आधार पर आज हम इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे मुद्दे पहले भी काफी ज्यादा देखने को मिलते रहे हैं और आने वाले समय में भी ऐसे विषय सामने आते रहेंगे और समय समय पर अदालतों के निर्णय या हम कहें उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों के निर्णय इस पर आते रहेंगे। तो जो आज का डिस्कशन है वह इस पर बेस्ड रहेगा। खबर आई है, जीन ल्यूक गोडार्ड चूज टू एंड लाइफ थ्रू असिस्टेड डाइंग, लॉयर कन्फर्म्स। तो एक डायरेक्टर थे फ्रांस के, बहुत प्रसिद्ध डायरेक्टर जीन ल्यूक गोडार्ड, एक खबर आई है कि उन्होंने 91 वर्ष की आयु में असिस्टेड सुसाइड या असिस्टेड डाइंग की व्यवस्था को अपना लिया है और उसके बाद उनकी मृत्यु हो चुकी है। एक और न्यूज है, द कॉम्प्लेक्स इशू ऑफ असिस्टेड सुसाइड, विच कंट्रीज अलाउ इट एंड इज इंडिया वन ऑफ देम। तो जो कॉम्प्लेक्स इशू है, बहुत जटिल मुद्दा है किसका, असिस्टेड सुसाइड का। कौन कौन से देश इसकी परमिशन देते हैं, क्या भारत भी उनमें से एक है, इस पर हम विचार करते हैं। जो खबर के आयाम रहेंगे उसमें फोकस में क्यों है इसको देख लेंगे, इस खबर पर थोड़ा सा और बातों को जान लेंगे। असिस्टेड सुसाइड जो एक शब्द है इसको देखेंगे, भारत की क्या स्थिति है इस मामलों को लेकर के, प्रमुख कौन कौन से केसेस हमारे सामने आ चुके हैं, एक विवाद जो इस मुद्दे को लेकर के बना रहता है उसमें कौन कौन से तर्क शामिल हैं उनको भी जानना जरूरी है, किन किन देशों में इसकी अनुमति दी गई है, और एक सवाल प्रीलिम्स के लिए और एक सवाल मेंस के लिए आप लिखने का अभ्यास कर सकते हैं। यह जो विषय है जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 4 दोनों ही पेपरों से जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा? क्योंकि जीएस पेपर 2 के अंतर्गत संवैधानिक मुद्दे आते हैं। तो संवैधानिक मुद्दा है ही जीवन का अधिकार, किसी व्यक्ति को क्या अधिकार है जीवन जीने के साथ साथ मृत्यु को भी प्राप्त करने का। इसके अलावा जीएस पेपर 4 नैतिकता संबंधी, जीवन का अधिकार संबंधी जो विषय उठते हैं सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत, उनको ये एड्रेस करता है। चलिए आगे बढ़े और हालिया मामले से शुरुआत करें। तो जैसा कि अब हमने चर्चा की कि जीन ल्यूक गोडार्ड जो कि फ्रांसीसी न्यू वेव सिनेमा के दिग्गजों में से एक माने जाते हैं, उन्होंने 91 वर्ष की आयु में सहायता प्राप्त आत्महत्या का विकल्प चुना है। इसी को कह रहे हैं असिस्टेड सुसाइड, ठीक, और उन्होंने इस मृत्यु को अपना लिया है। तो वो एक लंबे समय से स्विट्जरलैंड के गांव में अपना अंतिम समय व्यतीत कर रहे थे और कुछ ऐसी परिस्थितियां आई होंगी, कोई बीमारी उनको रही होगी, जिसके बाद उन्होंने स्विट्जरलैंड की सरकार से या फिर स्विट्जरलैंड के अंतर्गत जो कानून मौजूद हैं उनके अंतर्गत रहते हुए इस विकल्प का चुनाव किया और स्विट्जरलैंड में ही उन्होंने फिर सहायता प्राप्त आत्महत्या का विकल्प चुन के मृत्यु को प्राप्त किया। स्विट्जरलैंड के कुछ कानून ऐसे हैं जो कुछ शर्तों के तहत सहायता प्राप्त आत्महत्या या असिस्टेड सुसाइड की अनुमति देते हैं। यहाँ पर मेडिकल कोड ऑफ एथिक्स और जो कानून है उनके अंतर्गत जो वहाँ पर डॉक्टर्स वगैरह होते हैं वो इसकी परमिशन दे सकते हैं। हालांकि इसमें जो एक शब्द है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि इसके पीछे कोई स्वार्थपूर्ण उद्देश्य नहीं होना चाहिए और ऐसी परिस्थिति आ जानी चाहिए या देखी जानी चाहिए जहां पर वह व्यक्ति अब आगे आने वाले समय में अपने जीवन को लेकर के सही महसूस नहीं कर रहा है और ऐसी किसी बीमारी से ग्रसित है जिसके बाद उसका जीवन बेहतर नहीं हो सकता है या फिर वो उस बीमारी से ठीक नहीं हो सकता है। उसके बाद ऐसी स्थितियां बन सकती है और ऐसी अनुमति दी जा सकती है। अब असिस्टेड सुसाइड जो एक शब्द है इसमें वो क्या है, इसको हिंदी में कह रहे हैं सहायता प्राप्त आत्महत्या, और एक और शब्द इसी से मिलता जुलता चलता है यूथनेशिया यानी कि इच्छा मृत्यु। तो दोनों ही शब्दों के अंतर्गत कुछ ऐसी स्थितियां आती हैं जहां किसी रोगी की पीड़ा को सीमित करने के लिए रोगी के जीवन को समाप्त करने की मंजूरी दे दी जाती है। अब जो इच्छा मृत्यु है, यूथेनेशिया शब्द है, इसको अगर हम देखें तो ये ग्रीक शब्द यू यानी कि अच्छा और थानातोस यानी कि मृत्यु से मिलकर के बना है। यानी इसका मतलब हुआ कि किसी व्यक्ति को
अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा किसी बीमारी से ग्रसित है, किसी रोग से ग्रस्त है, ऐसे में उसकी मृत्यु होनी तय है। डॉक्टर इस बात को सुनिश्चित कर चुके हैं कि वह व्यक्ति अब आने वाले समय में ठीक नहीं हो पाएगा। तो धीमी, दर्दनाक और एक अशोभनीय मृत्यु से अच्छा है, ऐसा मानकर चला जाता है कि उसको एक अच्छी मौत दे दी जाए। तो इसी अच्छी मौत का नाम फिर इच्छा मृत्यु या फिर यूथेनेशिया कहा गया है। यहीं पर एक शब्द है असिस्टेड सुसाइड। तो यहाँ पर इन शब्दों में छोटे छोटे से कुछ तकनीकी अंतर हैं जिनको हम समझ लें। एक शब्द जो है इच्छा मृत्यु या यूथेनेशिया, इसको ही जब हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर दो शब्द और हमें मिलेंगे, एक एक्टिव यूथेनेशिया और दूसरा पैसिव यूथेनेशिया। एक्टिव यूथेनेशिया यानी सक्रिय इच्छा मृत्यु, दूसरी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु यानी कि पैसिव यूथेनेशिया। तो किसी भी लाइलाज और दर्दनाक बीमारी या अपरिवर्तनीय कोमा जैसी स्थिति में यदि कोई मरीज पहुंच जाए तो उसके बाद इन विकल्पों का उपयोग करने की गुंजाइश बन जाती है। जहां सक्रिय यूथेनेशिया के अंतर्गत यानी सक्रिय रूप से यदि कोई व्यक्ति यूथेनेशिया का विकल्प चुनता है, हालांकि ये जो व्यवस्था है बहुत सारे देशों में इलीगल है और बहुत ही गिने चुने देश है जहां पर सक्रिय यूथेनेशिया की परमिशन दी गई है। निष्क्रिय यूथेनेशिया की कुछ अधिक देशों में परमिशन है, लेकिन उसके बावजूद बहुत ज्यादा देशों में अभी भी इसकी स्वीकृति नहीं है। सक्रिय यूथेनेशिया में क्या किया जाएगा कि कोई व्यक्ति या कोई मरीज यदि वेंटिलेटर पर लेटा हुआ है तो वहां पर उसको कोई ऐसी व्यवस्था प्रक्रिया के अंतर्गत, मान लीजिए कोई जहरीला इंजेक्शन दे करके, हालांकि उसकी मर्जी से, इस बात को याद रखिएगा, यूथेनेशिया में उसकी मर्जी शामिल है, उसकी मर्जी से कोई जहरीला इंजेक्शन दे करके उसकी मृत्यु को और आसान बना देना। ठीक, ये हुआ सक्रिय। पैसिव में क्या हुआ कि कोई व्यक्ति यदि किसी वेंटिलेटर पर है तो उसका जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो उसको जीवित किए हुए है वो क्या हुआ, वो एक तरह से वेंटिलेटर ही हुआ। तो उस वेंटिलेटर सिस्टम को वहां से हटा देना ही उसकी मौत को तेजी से बढ़ा देगा। वहां पर मतलब डायरेक्टली उन्होंने इन्वॉल्वमेंट नहीं किया, डायरेक्टली उसको किसी तरह का जहर नहीं दिया गया, बल्कि उसका सपोर्ट सिस्टम को हटा दिया। तीसरा आता है असिस्टेड सुसाइड। यहाँ पर जो व्यक्ति इस स्थिति से गुजर रहा है, जो रोगी है, वो खुद ही किसी डॉक्टरों की सलाह से या फिर उनकी मदद से कोई जहरीला पदार्थ लेकर के फिर अपनी मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। ठीक, तो पीड़ित रोगी की दर्द रहित हत्या भी इसको कहते हैं। दूसरे शब्दों में कुछ लोग जहां हत्या कह रहे हैं वहीं पर इसको आत्महत्या भी कह रहे हैं। दो पक्ष हो सकते हैं देखने के। अब भारत की स्थिति को देखें तो चूंकि यूथेनेशिया शब्द है, इच्छा मृत्यु की बात है, तो भारत में इच्छा मृत्यु यानी खासकर सक्रिय जो इच्छा मृत्यु है, एक्टिव यूथेनेशिया है, वो एक अभी भी एक अपराध है। कुछ समय पहले तक पैसिव यूथेनेशिया भी अपराध था, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद कुछ निर्णय दिए, अभी हम उन पर चर्चा कर लेंगे, जिसके बाद उसको मान्यता दे दी गई है। तो इच्छा मृत्यु यानी सक्रिय वाली एक अपराध है। आईपीसी 306 कहती है आत्महत्या के लिए उकसाना दंडनीय अपराध होगा। आईपीसी की धारा 309 आत्महत्या करने का प्रयास भी दंडनीय होगा। तो आत्महत्या के लिए उकसाने पर जो इसके अंतर्गत जुर्माना या फिर कैद की सजा दोनों हो सकती है और 10 वर्ष तक कैद की सजा को बढ़ाया भी जा सकता है। इसके अंतर्गत 1 वर्ष का कारावास हो सकता है और जुर्माना दोनों ही हो सकता है। अच्छा, ब्रेन डेड के मामलों में भारत में अभी हमने जैसे चर्चा की कि पैसिव यूथेनेशिया की परमिशन दी गई है, इस पर चर्चा कर लें। एक बहुत प्रसिद्ध केस है अरुणा शानबाग मामला, जिस मामले के अंतर्गत यह जो पूरी बहस है यूथेनेशिया, भारत का जो सामाजिक विमर्श है उसका केंद्र बिंदु बन जाती है। इस केस को अभी हम आगे जिक्र कर लेंगे। तो मार्च 2018 में इस केस से संबंधित भी एक निर्णय दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति फिर दे दी। यहाँ पर एक शब्द आएगा वेजिटेटिव स्टेट का, यानी कोई मरीज यदि वेजिटेटिव स्टेट में पहुंच जाए उसके बाद भी इच्छा मृत्यु वो ले सकता है। वेजिटेटिव स्टेट का मतलब हुआ कि कोई व्यक्ति की ऐसी स्थिति, मतलब उसका ब्रेन डेड नहीं कह सकते पूरी तरह से, कोई मरीज अपनी आंखें खोल सकता है, उसको खाना खिलाया जा सकता है किसी अन्य माध्यमों से, लेकिन वह मरीज अपनी चेतना यानी कि दिमाग की कॉन्शियसनेस में नहीं रहता, वो किसी चीज़ों को पहचान नहीं सकता, अपने कोई दैनिक कार्य नहीं कर सकता। तो इस स्थिति को कहते हैं फिर वेजिटेटिव स्टेट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गरिमामय मृत्यु का अधिकार सभी को है। और एक शब्द और आएगा लिविंग विल। लिविंग विल का मतलब कोई व्यक्ति अगर अपने जीवित रहते ऐसी इच्छा जताता है, हालांकि इस लिविंग विल में यह बात निश्चित तौर पर है कि इसमें उसके परिवार वालों की जो स्वीकृति है वो शामिल होनी चाहिए और साथ ही डॉक्टरों के द्वारा इस बात को प्रमाणित कर दिया जाना चाहिए कि अब वह व्यक्ति कभी ठीक नहीं हो पाएगा, उसके बाद फिर भारत में इच्छा मृत्यु दी जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको
मौलिक अधिकारों के अंतर्गत रखा है अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार, और जीवन के अधिकार के अंतर्गत जो गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार है उसके साथ फिर इसको जोड़ा गया है। तब कुछ मामलों की जो चर्चा करनी है, मैं उसमें सबसे प्रमुख मामला अरुणा शानबाग मामला 2011 का मामला था। दरअसल होता यह है कि अरुणा शानबाग मुंबई के एक हॉस्पिटल में नर्स होती हैं। काफी पुराना मामला है। तो 1973 में वो जिस हॉस्पिटल में नर्स होती हैं उसी हॉस्पिटल में उनके साथ एक घटना घटित हो जाती है, जहां पर वो अपने घर जा रही होती हैं। तो वहां पर ही हॉस्पिटल का ही एक व्यक्ति, एक स्टाफ का व्यक्ति उनके साथ मारपीट करता है, रेप करता है। हालांकि रेप के मामलों की पुष्टि अभी बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन ऐसे भी आरोप उस पर लगाए गए हैं। और उसके बाद फिर एक ऐसी स्थिति आती है जहां पर वह अरुणा शानबाग का गला दबा देता है कुत्ते की चेन से, और उस स्थिति में उनके दिमाग से ऑक्सीजन कट हो जाती है कुछ समय के लिए। ऑक्सीजन जाना जैसे ही बंद होता है तो फिर वो वेजिटेटिव स्टेट में चली जाती हैं। एक बहुत लंबा समय वो अस्पताल में ही बिताती हैं, क्योंकि उसके बाद उनकी चेतना उनके साथ नहीं रहती, अस्पताल में ही उनका ध्यान रखा जाता है। 2011 का ये मामला है, जब 2009 में उनकी एक मित्र ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास लेकर के जाती हैं और एक दया मृत्यु की याचिका एक तरीके से दाखिल करती हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट फिर इस मामले को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर्स के एक मेडिकल बोर्ड को सौंपते हैं और फिर उनसे रिपोर्ट मांगते हैं। तो मेडिकल बोर्ड का ये कहना होता है कि उनका ब्रेन डेड नहीं हुआ है, चूंकि वो वेजिटेटिव स्टेट में है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हालांकि इस वक्त इनके विरोध में आता है, पक्ष में नहीं आता, और जो दया मृत्यु की बात है वो खारिज हो जाती है। हालांकि इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में जो निर्णय दिया था उसमें फिर इस बात को मौलिक अधिकार से जोड़ करके देखा गया था, और इस मामले में जब सुप्रीम कोर्ट 2011 में इसको खारिज करते हैं तो फिर 2015 में चल करके 66 वर्ष की आयु में निमोनिया से उनकी मृत्यु होती है। ये विमर्श इस वजह से बहुत ज्यादा संवेदनशील मुद्दे के रूप में सामने आता है और फिर उस पर 2018 का निर्णय आता है। ठीक है, तो ये 2018 का निर्णय निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दे देता है। 2018 का एक और केस है जहां पर 88 वर्षीय नारायण लवटे और उनकी 78 वर्षीय पत्नी इरावती लवटे राष्ट्रपति कार्यालय के पास एक याचिका भेजते हैं, एक तरह से एक पत्र लिखते हैं, जहां पर वो सक्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगते हैं। उनका ये मानना होता है कि अभी उनका जीवन इतने वर्ष तक बीत चुका है कि आने वाले समय में वो नहीं चाहते कि उनको कोई बीमारी से वो ग्रसित हो और अस्पताल में उनको भर्ती होना पड़े। इस वजह से वो इस समय में अपने जीवन के इन वर्षों में मृत्यु की अनुमति चाह रहे हैं। हालांकि जब इस बात को जाना गया कि क्या उनको कोई बीमारी है, तो ऐसा पता चला कि उनको उस समय तक कोई बीमारी नहीं थी। लेकिन उसके बाद फिर इस पत्र के अंतर्गत उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया। इसी तरह का एक और केस जो हमने शुरुआत में ही चर्चा की, पिछले महीने अगस्त 2022 में आया था, जहां पर दिल्ली हाईकोर्ट के सामने एक याचिका दायर की थी बेंगलुरु की एक महिला ने, जो अपने 48 वर्षीय नोएडा के एक मित्र को लेकर के इस याचिका में कुछ कहती हैं और ये बात रखती हैं कि उनको, उनके इस मित्र को जो नोएडा बेस्ड हैं, उनको कोई बीमारी है जिसके बाद वो यूरोप की यात्रा पर जाना चाहते हैं, खासकर स्विट्जरलैंड जैसे किसी देश में जाकर के फिर यूथनेशिया को लेकर के अपने प्राण देना चाहते हैं। तो उनका मानना यह था कि इससे उनके परिवारजनों को काफ़ी नुकसान पहुंचेगा और वो काफ़ी आहत होंगे। तो ये कुछ प्रमुख मामले हैं जो इससे जुड़ते हैं। तो भारत में हमने देख लिया कि सक्रिय यूथनेशिया अभी भी अपराध है, लेकिन बाकी किन देशों में ऐसी परमिशन दी गई है। तो स्विट्जरलैंड की हमने चूंकि शुरुआत ही स्विट्जरलैंड के मामले से की है, तो वहां पर सहायता प्राप्त आत्महत्या की अनुमति दी गई है। सहायता प्राप्त अब आप समझ चुके हैं। नीदरलैंड में इच्छा मृत्यु की अनुमति है, लेकिन कब? यदि असहनीय पीड़ा की स्थिति में कोई मरीज हो और उसको फिर डॉक्टर इस बात को स्पष्ट कर दें कि अब यह ठीक नहीं होगा, तो वहां पर इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जा सकती है। इसके अलावा बेल्जियम, लग्जमबर्ग, कनाडा, न्यूजीलैंड, स्पेन और कोलंबिया जैसे देशों में सहायता प्राप्त मृत्यु की अनुमति है, यानी असिस्टेड सुसाइड की ये परमिशन देते हैं। लेकिन किन मामलों में? गंभीर लाइलाज बीमारी या विकलांगता के मामले में, जो कि दोबारा से ठीक ना हो सकती हो। तो ये कुछ प्रमुख मामले हैं, प्रमुख बातें हैं, प्रमुख देश है जहां पर ये परिस्थितियां चल रही हैं। अनुच्छेद 21 भारत के संदर्भ में प्रमुख रूप से इस चीज को देखता है, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में ये विमर्श और आगे बढ़े और हमारे सामने कोई ऐसा केस आए जिसके बाद कुछ नए मामले, कुछ नए तरह के आदेश हमें देखने को मिले और इस विमर्श को कुछ और गति मिले। क्योंकि किसी भी स्थिति में यदि जीवन का अधिकार है तो फिर मृत्यु के अधिकार को भी किस तरह से देखा जाएगा, ये भी देखा जाना चाहिए। तो विवाद के विषय में जब हम जाएंगे तो हमें यही बातें समझ में आएंगी। सबसे पहली बात तो नैतिक मुद्दे हैं,
ठीक, नैतिक मुद्दे यानी जो तर्क है पक्ष में वो कहते हैं कि जीवन के साथ मृत्यु का अधिकार भी होना चाहिए। कुछ तर्क ये भी कहते हैं कि यदि मरीज की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि वह वापस से ठीक नहीं हो सकता, तो जो परिवारजन है उनके ऊपर आर्थिक वित्तीय बोझ बढ़ जाता है, तो उसको भी एक तरीके से कम किया जा सकेगा। कुछ लोग लेकिन इसको कहते हैं कि भले ही यह वित्तीय बोझ या कोई भी तर्क दे लीजिए, ये एक तरह से है तो हत्या ही किसी व्यक्ति की, तो हत्या करना किसी भी तरह से सही नहीं होगा। धार्मिक मुद्दों में जाएंगे तो लोग कहते हैं कि ये किसी व्यक्ति की नियति है और उसकी नियति से हटा करके फिर उसको एक तरीके से मरने की स्थिति से जोड़ देना या उसकी हत्या कर देना धार्मिक रूप से सही नहीं है। कुछ लोगों का यह भी आर्ग्यूमेंट है कि इससे भविष्य के लिए चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की विल है ही नहीं मरने की, फिर भी उसके बावजूद उसको अनैच्छिक रूप से इच्छा मृत्यु दे दी गई, ऐसे मामले कभी सामने ही नहीं आ पाएंगे। कोई मरीज चूंकि इस तरह से इस स्थिति में है ही नहीं कि अपने बारे में बात कर पाए, तो कई बार ऐसे मुद्दे सामने आएंगे जहां पर किसी लालच की वजह से, उसकी संपत्ति को हड़पने की वजह से ऐसे कुछ केसेस बन जाएं जहां किसी व्यक्ति को मृत्यु की ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया जाए। इस वजह से जो विषय है, मुद्दे हैं, उनको भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो अगर कोई उत्तर जब आप फ्रेम करेंगे तो इन मुद्दों की चर्चा भी जरूर कर दीजिएगा कि कौन कौन से विवाद के विषय हैं। चलिए अब एक सवाल देखें। सवाल है, भारत में इच्छा मृत्यु के अधिकार को प्रमुख रूप से किस मौलिक अधिकार से जोड़ करके देखा गया है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19 या फिर अनुच्छेद 21? तो कमेंट सेक्शन में आपको इस कठिन से दिखने वाले सवाल का जवाब देना है। अब मेंस का सवाल, सहायता प्राप्त आत्महत्या से आप क्या समझते हैं? भारत के संदर्भ में बताइए कि किन मामलों के तहत ऐसी अनुमति दी जा सकती है। ठीक है, तो इस प्रश्न को आपको 250 शब्दों में लिखने का अभ्यास करना है। उम्मीद है आज के इस डिस्कशन में आपने कुछ सीखा होगा। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। शुक्रिया।